हेलो एवरीवन। फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट का केस सिनेरियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। HSL is a car manufacturing company. During the year, HSL has entered into many transaction details of which are given below. अच्छा, ये जो फर्स्ट केस सिनेरियो है उससे कनेक्टेड हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। With respect to SPA entered by HSL, determine the date when HSL gained control. हमने कंट्रोल कब लिया है वो हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमें इंडियस 103 से कनेक्टेड है। ये कंट्रोल उसमें हेल्प करेगा कि कंट्रोल कब लिया है वो देखना है। चलिए केस एक बार रीड करते हैं। विद द इंटेंशन टू एक्सपैंड, HSL हैज एंटर्ड इनटू अ शेयर परचेज अग्रीमेंट with the shareholders of FM to purchase 30% of stake in FM as at 1st June at a price of 30 per share. Fine. तो हम 30% स्टेक खरीदने वाले हैं। हमने एक अग्रीमेंट कर दिया शेयर होल्डर्स के साथ। एज पर द टर्म्स ऑफ SPA, HSL has the option to purchase an additional 25% stake in FM on or before 15 June at a price of 30 per share. Similarly, the selling shareholder has an option to sell additional 25% stake in FM on or before 15 June to HSL at a price of 30 per share. देखिए क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो क्या है। हमने एक शेयर परचेज अग्रीमेंट किया है शेयर होल्डर्स के साथ, जहां पे हम 30% डेफिनेटली परचेज करेंगे। और इस अग्रीमेंट में हमारे पास एक ऑप्शन है टू परचेज एन एडिशनल 25% स्टेक इन एफएम। 30% तो खरीद ही रहे हैं, कंफर्म अग्रीमेंट हो चुका है, और 25% हम और खरीद सकते हैं अंडर दिस अग्रीमेंट। इन शॉर्ट, अब ये टोटल शेयर होल्डिंग 55% हो सकता है, विच मीन्स 50 से ज्यादा। तो अगर अब इसमें इशू ये है कि अगर हम 30% ही कंसिडर करें, जो कंफर्म खरीदने वाले, 30% जो है वो कंफर्म है, वो हमने अग्रीमेंट किया है। पर ये जो 25% ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शन है हमारे पास। अब अगर हम 30% कंसिडर करें तो फिर ये एसोसिएट का रिलेशन हो जाता है। पर अगर हम ऑप्शन को भी कंसिडर करें तो 55 हो जाता है, तो इन दैट केस वो सब्सिडरी हो जाएगा। अब हमें इसे 30% मानना है एसोसिएट के, 55% सब्सिडरी, वो डिस्कस करना है। चलिए, द डिसीजन ऑन रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ FM आर मेड इन AGM और EGM. A resolution in AGM is passed when more than 50% voting rights are cast in favor of the resolution. An AGM can be called by giving at least 21 days notice to all the shareholders. 21 डेज का नोटिस जाएगा, उसके बाद ही हम AGM या EGM कन्वीन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने अग्रीमेंट किया है 1 जून को, और जो ऑप्शन है वो हम 15 जून को खरीद सकते हैं एज पर दिस अग्रीमेंट। और नोटिस बुलाना है तो हमें 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, कंपनी को 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, हमारा इंडेस 103 का प्रोविजंस क्या है, वो क्या बोलता है। इट्स वेरी सिंपल। वो बोलता है देखो भाई, अगर अभी यहाँ पे ना ये जो ऑप्शन वाले शेयर्स है, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। तो अब पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को कंसिडर करना है क्या नहीं करना है शेयर होल्डिंग में, वो इंपॉर्टेंट है। तो एज पर इंडेस 103, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स अगर वो करंटली एक्सरसाइजेबल है, अगर वो करंटली एक्सरसाइजेबल है, तो फिर उसे हमें कंसिडर करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है। 1 जून को तो अग्रीमेंट हमने किया ही है कि हम 30% परचेज करेंगे, और बाकी का 25% हम 15 जून तक परचेज कर सकते हैं, विच मीन्स हार्डली 14 डेज का गैप है। अब यहाँ पे कंपनी इसे चेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी को अगर नोटिस मीटिंग बुलाना है तो नोटिस देना पड़ेगा, जिसको 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। और ये गैप तो हार्डली 14 डेज है। इसका मतलब ये हो गया कि ये खरीदना, ये 14 डेज के अंदर खरीदना ऑलमोस्ट सर्टन है। कंपनी हम आराम से खरीद सकते हैं, और जो ऑपोजिट कंपनी है वो उसे चेंज भी नहीं कर पाएगा। चेंज करने के लिए उसे 21 डेज का नोटिस देके फिर मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और ये तो हम 14 डेज में खरीद सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये करंटली एक्सरसाइजेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 डेज, और इसे कोई स्टॉप नहीं कर सकेगा। तो दैट्स इट। और एज पर इंडेस 103 हमें पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कंसिडर करना है अगर वो एक्सरसाइजेबल है। तो इन शॉर्ट हम इसे 55% मानेंगे, और ये रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा। और यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द डेट ऑफ कंट्रोल, तो हमने डेट ऑफ कंट्रोल क्या मानेंगे, क्योंकि हम 55% ले रहे हैं तो ये डेट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्रोल वही होगा जब हमने अग्रीमेंट किया है। हमने अग्रीमेंट कब किया है, हमने अग्रीमेंट किया था 1 जून को, तो 1 जून भी 1 जून माना जाएगा हमारा
डेट ऑफ कंट्रोल, एज इफ हमने 1 जून को ही कंट्रोल ले लिया। आई होप ये क्लियर हो गया हो। ये क्वेश्चन पोटेंशियल वोटिंग राइट्स पे बेस्ड था, जहां पे पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को कंसिडर करना है कि नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड थिंग, स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है कि भाई अगर पोटेंशियल वोटिंग राइट्स करंटली एक्सरसाइजेबल है तो फिर हम उसे काउंट करेंगे, और यहाँ पे एक्सरसाइजेबल है क्योंकि 14 डेज में हम परचेज कर सकते हैं एज पर द अग्रीमेंट, और जो ऑपोजिट कंपनी वो उसे स्टॉप भी नहीं कर पाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया, इसीलिए ये हम काउंट करेंगे और इससे रिलेशन हमारा होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी वाला हो जाएगा। दैट्स इट, यही पूछा था। और कंट्रोल का डेट 1 जून, जब हमने अग्रीमेंट बनाया, जब हमने अग्रीमेंट बनाया उस डेट को माना जाएगा, कि क्योंकि इस डेट पे हमने 30% तो परचेज करना ही है और 25% का राइट मिल चुका है, तो दिस इज द डेट व्हेन कंट्रोल इज अक्वायर्ड। चलिए सेकंड केस में आते हैं। ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी 109 से कनेक्टेड है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 32107109, इस पे क्लासिफिकेशन है डेट इक्विटी वाला। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एचएसएल इशूड सीसीडी कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस फॉर 100 lakhs. Each CCD is convertible into 5 shares at the end of 4 years from the date of issue, and an annual interest is payable at the rate of 6%. At initial recognition, HSF recognized the liability component of compound instrument at this much. देखिए आप, आई होप सबको पता होगा कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है बेसिकली ये 100 lakhs का है। कंपाउंड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दोनों फीचर्स होते हैं। इसमें एक अमाउंट होता है लाइबिलिटी या डेट, और दूसरा अमाउंट होता है इक्विटी। और हम लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ऑब्लिगेशन। हमें फ्यूचर में जो भी कैश पे करना है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो लाइबिलिटी पोर्शन होता है, और इक्विटी हम बैलेंसिंग फाइन करते हैं। और इस क्वेश्चन में तो दे दिया क्लियरली, एट इनिशियल रिकग्निशन एचएसएल रिकॉग्नाइज द लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो लाइबिलिटी कंपोनेंट हमारा है 20,79,063, which means equity component balancing हो जाएगा 20,79,063। दैट मीन्स 100 lakhs माइनस 20,79,063, तो वो आ रहा है 79,20,937। ये हो गया हमारा इक्विटी कंपोनेंट। HSL also incurred expenses of 2 lakh in connection with the issue of instrument. Nature of expenses includes fees paid to legal advisor, registration and regulatory fees. तो ये जो होता है एक्सपेंसेस, जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये अमोर्टाइज कॉस्ट वाली लाइबिलिटी है, तो हमने पढ़ा। और सेकंड थिंग, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा गया है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी होगा वो इसके रेशियो में लेस होगा। लेस क्यों होता है? हमने हमने जब ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया तो हमने पैसे लिए। हमने जब, ये कंपनी है, हमने जब इंस्ट्रूमेंट इशू किया तो हमारे पास 100 lakhs आए, और हमने कुछ एक्सपेंसेस किया तो हमारे पैसे गए। तो इसे हमें नेट ऑफ करके रिकॉर्ड करना है। नेट ऑफ 100 lakhs हमें आए, लेकिन फिर हमने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए 2 lakhs के, तो नेट तो 98 lakhs ही आए। तो हम 2 lakhs को इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो 2 lakhs डिवाइड बाई 1 crore इंटू 20 lakh। तो 2 lakh इंटू 20 lakhs 79,063 डिवाइड बाई 1 crore या 100 lakhs, तो ये हो गया 41,581। और हम बैलेंसिंग भी ले सकते हैं। 2 लाख माइनस 41,581, दैट इज 158। हम यहां से लेस करेंगे 1,58,419, या फिर 2 लाख को इस रेशियो में कैलकुलेट करोगे तो हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप ये ओके है। बेसिकली हमने अभी तक क्या समझा है कि जो 2 lakhs का एक्सपेंस है वो रेशियो में जाएगा। कौन से रेशियो में? लाइबिलिटी और इक्विटी का जो अमाउंट है उस रेशियो में जाएगा। तो दैट्स इट, तो ये मिल गया। तो ये जो माइनस करके जो आएगा वो हम नेट रिकॉर्ड करेंगे एज लाइबिलिटी या इक्विटी कंपोनेंट। चलिए अभी इससे कनेक्टेड जो एमसीक्यू पूछा गया वो देख लेते हैं। इन्होंने पूछा व्हाट शैल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऑफ 2 lakhs। ये 2 lakhs को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 2 lakhs को हम डिवाइड करेंगे रेशियो में, और वो उसके रेस्पेक्टिव इक्विटी और लाइबिलिटी पोर्शन में से लेस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट में तो लिखा है एंटायर 2 लाख शैल बी रिकॉग्नाइज। एंटायर 2 लाख तो नहीं, ये नहीं हो सकता है, पूरे को हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। एंटायर 2 लाख है, मतलब ये हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे भी एंटायर 2 लाख शैल बी रिकॉग्नाइज, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एंटायर 2 लाख को या इक्विटी या डेट में लेना है। तो हम इसे, तो ये वाला ऑप्शन है। समझ भी लेते हैं क्या लिखा है। अ पोर्शन ऑफ 158,419 शैल बी रिड्यूस फ्रॉम इक्विटी। यस, हमने यही डिस्कस किया था। एंड जो बैलेंस है वो हम लाइबिलिटी पोर्शन में से माइनस करेंगे। And the balance of this much shall be recognized as interest cost over the period of 4 years using effective interest rate.
ये जो लिखा है और हमने जो डिस्कस किया वो सेम है, ये थोड़ा टेक्निकल वे में लिखा है। यानी हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये जो 20,79,063 है, उसमें से हम माइनस करेंगे 41,581, तो ये अमाउंट आता है 20,37,482। और फिर इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, हम लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे इस फिगर पे, इस फिगर पे, और ये जो है एक्सपेंसेस जो है, हम उसे ईआईआर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो हम फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं, हम उसको इस तरीके से डिस्काउंट करेंगे कि उसका प्रेजेंट वैल्यू 20,37 आए, प्रेजेंट वैल्यू 20,37 है। और फिर हम जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जैसे हम नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, तो ये 41,581 उसके इंटरेस्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, जिसे हम ईआईआर बोलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इन शॉर्ट, लाइबिलिटी को हम माइनस करेंगे, लाइबिलिटी में से हम माइनस करेंगे 41,581 को, और लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा 20,37,482 पे, और फिर उसको हम ईआईआर से उसको अनवाइंड करेंगे, और फिर एंड में वो जीरो हो जाएगा। तो दैट्स इट इन शॉर्ट, वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर वही था। खाली ये है कि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये जो 41,000 है, इट शैल बी रिकग्नाइज एज इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 4 years। जब हम यहाँ से लेस करेंगे और फिर हम जब उसे अनवाइंड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कॉस्ट में कवर हो जाएगा। ओके, तो मतलब वही है, यहाँ पे डिटेल में लिखा गया, और हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था कि वो डेट में से, लाइबिलिटी में से माइनस होगा। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है, ये आते हैं। HSL acquired a 40% stake in NM at 1st Jan X2 फॉर 8 lakhs। हमने 40% स्टेक खरीदा, मतलब ये एसोसिएट से कनेक्टेड है। एसोसिएट का अकाउंटिंग होता है एज पर 28 फॉर 8 lakhs, एंड क्लासिफाइड द इन्वेस्टमेंट इन एनएम लिमिटेड एज एन एसोसिएट। हमने उसे एज एन एसोसिएट रिकॉर्ड किया है। तो हमारा कॉस्ट 8 लाख है, हमारा कॉस्ट 8 लाख है। एज एट फर्स्ट एंड द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज 3 लाख एंड 5 लाख। इसका मतलब प्लांट में 2 लाख का अप्रिसिएशन हुआ है, with remaining life of 5 years, that is 20 quarters. From 1st Jan to 31st March, NM Limited generates a profit of 50,000। तो हमारा प्रॉफिट 50,000 है, सबसे एसोसिएट का। तो तो हम एसोसिएट का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं। और इक्विटी मेथड में हम क्या करते हैं, इक्विटी मेथड में जो भी हमारा कॉस्ट है, उसमें हम हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करते हैं। हम कॉस्ट में जो हमारा पोस्ट शेयर रहेगा, हमारा शेयर 50,000 में हमारा शेयर है 40%। ये जो 50,000 है उसमें हमारा शेयर है 40%, दैट मीन्स 20,000। तो ये हम हमारे इसमें ऐड करेंगे। और हमने जब कंपनी टेक ओवर किया, तो यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन हुआ है, 3 लाख के एसेट को हमने 5 लाख में रिवैल्यू किया है। तो उसमें जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस करेंगे। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है 2 lakhs डिवाइड बाई 20 क्वार्टर्स, क्योंकि हमारे लिए तो खाली एक ही क्वार्टर एप्लीकेबल है, 1st जनवरी से 31st मार्च। तो 2 lakhs डिवाइड बाई 20 क्वार्टर्स करेंगे, तो मिलता है 10,000। और उसमें हमारा शेयर 40% है, तो ये 4,000 लेस हो जाएगा। तो एसेट फाइनली दिखेगा 8,16,000 पे। तो ये फिगर पे एसेट दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, एट व्हाट अमाउंट HSL शैल कैरी इट्स इन्वेस्टमेंट इन CFS। तो 8,16,000 पे ये कैरी होगा। आई थिंक ये MCQ ओवर हो चुका है। यस, और एक देखिए एक और MCQ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। With more acquisition at the end of the year, HSL has investment in 2 subsidiaries, 3 associates, and joint venture. Which of the following statement is correct in relation to accounting of these investment in separate financial statements? देखिए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंपल रूल होता है। हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम या तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, या तो हम एज पर इंड AS 109 रिकॉर्ड करते हैं। ये दो ऑप्शन होता है, या तो कॉस्ट पे या तो एज पर इंड AS 109 हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है, इसमें कैसा होता है कि सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर तीन अलग है, हम तीनों को सेपरेट सेपरेट वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सब्सिडरी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर मैंने एसोसिएट को 109 के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया, तो वो चलता है। इसलिए इस सिनारियो में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। HSL हैज एन ऑप्शन टू मेजर ऑल सच इन्वेस्टमेंट्स ईदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद 109। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ईच कैटेगरी। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली। मतलब मैं सब्सिडरी को कॉस्ट पे कर सकता हूँ, एसोसिएट को 109 पे कर सकता हूँ, जॉइंट वेंचर को कॉस्ट पे कर सकता हूँ, या फिर और कोई कॉम्बिनेशन। इन शॉर्ट, हर एक कैटेगरी के लिए सेम मेथड करना है, हर लेकिन हम अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फाइन, आई थिंक ये स्टैंडर्ड तो ये वाला MCQ, सॉरी, ये वाला केस कवर हो गया है।
एक बार इसमें फिर से मैं आता हूँ, यहाँ पे बच्चे काफी बार पूछते हैं, सर ये जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो चार्ज किया है वो तो प्रॉफिट में से लेस हो चुका होगा इस 50,000 में से। तो नहीं हुआ रहता है। रीजन है कि ये जो 50,000 है वो है प्रॉफिट एज पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हम कर रहे हैं कंसोलिडेटेड। तो और ये जो रिवैल्यूएशन होता है वो कंसोलिडेटेड में किया जाता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो हमारा एसोसिएट है वो तो रिवैल्यू नहीं करेगा, हम सीएफएस में रिवैल्यूएशन करवाते हैं। इसीलिए ये 50,000 जो एसएफएस का है उसमें से लेस नहीं हुआ है और हमें लेस करना पड़ेगा, इसलिए हम ये लेस करते हैं। सेकंड थिंग, ये जो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है वो कहां पे आया होगा? सी, इसमें कैसा होता है, हम जब एसोसिएट का अकाउंटिंग करते हैं तो ये कॉस्ट होता है और इसके ऊपर हमें सिर्फ गुडविल को आइडेंटिफाई करना होता है। हमें शेयर ऑफ नेट एसेट देखना होता है और हमें गुडविल को सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। दिखेगा तो कॉस्ट पे ही, दिखेगा तो कॉस्ट पे ही। मतलब फॉर एग्जांपल गुडविल अगर समझो नेट एसेट हमारा 7 लाख है हमारा शेयर, तो और हमने पेमेंट तो 8 लाख किया है तो गुडविल 1 लाख हो जाएगा। और नेट एसेट 6 लाख है तो हमने तो 8 लाख पेमेंट किया है तो गुडविल 2 लाख हो जाएगा। तो ये जो है 2 लाख का ये नेट एसेट के कैलकुलेशन में काम आएगा। एसोसिएट का जो भी नेट एसेट होगा एट फेयर वैल्यू इंटू 40% करेंगे तो हमें हमारा शेयर ऑफ नेट एसेट मिलेगा और उससे गुडविल बैलेंसिंग मिलेगा। तो ये जो 2 लाख है उसका अकाउंटिंग हम यहाँ पे करेंगे, और वो हमारे पास डेटा है नहीं, इसलिए हमने वो इग्नोर किया और हमने कॉस्ट से ही डायरेक्टली काउंट किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चल बाय।